नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे थे, जहां वे अपने गांव पंचूर में पहुंचे। इस दौरान लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। हर किसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ का पूरे दिल के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उनकी मां के साथ मुलाकात के बाद जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर छाई रही थी। लंबे वक्त के बाद जब योगी आदित्यनाथ के गांव पहुंचने का जब हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लंबे वक्त के बाद जब सीएम योगी अपनी मां से मिले तो इसकी चर्चा खूब हुई। इसके अलावा सीएम योगी ने अपने गांव पंचूर का निरीक्षण भी किया। सीएम योगी सुबह परिवार के लोगों के साथ सैर पर निकले। इस दौरान सीएम योगी के साथ छोटे छोटे बच्चे भी नजर आए और सभी ने सीएम योगी के साथ फोटो भी खिंचवाई। वहीं सीएम योगी स्थानीय लोगों से उनका हालचाल पूछते हुए नजर आए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पौड़ी में यमकेश्वर के पंचूर गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां मुख्यमंत्री लंबे अरसे के बाद अपने गांव पहुंचे थे। आपको बता दें कि इससे पहले 2017 में भी मुख्यमंत्री यहां आए थे और अब करीब 4 से 5 साल के बाद एक बार फिर योगी आदित्यनाथ अपने गांव पंचूर पहुंचे। लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला और सुबह जब सैर सपाटे पर मुख्यमंत्री लोगों के साथ निकले थे तो उसकी तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सीएम योगी के पंचूर पहुंचने के बाद पंचूर और उसके आसपास के गांव के लोगों में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा था। उत्सव सा नजारा यहां पर बन गया था। उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी अपने गांव पंचूर में भतीजे के मुंडन कार्यक्रम में भी शामिल हुए और भतीजे अनंत बिष्ट को आशीर्वाद दिया। ग्रामीणों से बातचीत करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आए। वहीं परमार्थ निकेतन से आए महानुभावों ने भी सीएम योगी से मुलाकात कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी पंचूर गांव पहुंचे थे। उनके अलावा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस दौरान पंचूर गांव में मौजूद रहे। अपने दौरे के दौरान सीएम योगी ने ग्राम जामली पोखरी में पतंजलि वेलनेस की योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा की इंटीग्रेटेड थेरेपी के अत्याधुनिक केंद्र वेदा लाइफ निरामयम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीवन के लिए योग जरूरी है, जिससे समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से करीब 15 साल पहले ये एक सूखा स्थान था, लेकिन वेलनेस सेंटर बनने के बाद यहाँ हरियाली दिख रही है। इस तरह के सेंटर उत्तराखंड में और जगहों पर भी बनाए जाने चाहिए। तो आप पंचूर गांव में मुख्यमंत्री की पूजा पाठ करते हुए और उसके बाद लोग उनसे मिलने आए थे, उनसे मुलाकात की तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं। लंबे अरसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गांव में पहुंचे। वहां पर जो नजारा था वो देखते ही बन रहा था। लोग और जो वृद्ध महिलाएं थी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद उनका हालचाल पूछती हुई नजर आई। वहीं बच्चों में भी खूब उत्साह देखने को मिला और बच्चे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में फोटो खिंचवाते हुए नजर आए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और चारधाम यात्रा के शुरू होते ही इसे लेकर सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। विरोधियों ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। भाजपुर में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर की गई तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल कोरोना वायरस के चलते चारधाम यात्रा प्रभावित हुई थी। ऐसे में इस साल भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने व्यवस्थाओं को लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाया है, जिससे साफ लग रहा है कि सरकार चारधाम यात्रा के लिए आने वाले लोगों को व्यवस्थाओं से वंचित रखना चाहती है। बता दें कि भाजपुर विधायक और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भाजपुर पहुंचे थे, जहां यशपाल आर्य ने बीते दिनों हुए गोलीकांड में पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने चारधाम यात्रा के शुरू होने और सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार में मौजूद
मंत्रियों ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर विरोध जताया है, ये भी यशपाल आर्य ने कहा है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ना तो मेडिकल कैंप की व्यवस्था है और ना ही सड़कें दुरुस्त हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इंतजार कर रही है कि सरकार जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे, जिससे चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। तो बाजपुर में यशपाल आर्य ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर जहां एक और सरकार ये दावा कर रही है कि सभी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है, श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो, इसको लेकर के तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन विरोधी सरकार की बात से इत्तेफाक रखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। विरोधियों ने सरकार की तैयारियों को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि चारधाम यात्रा को लेकर जो सियासत शुरू हुई है वो आखिर कितनी लंबी चलती है। अब देखिए, चारधाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और माननीय मंत्रीगणों के जो बयान है विरोधाभासी हैं। इससे संदेह पैदा होता है कि चारधाम व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और जो व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कोविड के दौरान पिछले वर्ष चारधाम यात्रा प्रभावित हुई थी और इस बार लाखों की तादाद में हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो हमारे पर्यटक हैं, चारधाम यात्रा ही नहीं उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर उनकी आवाजाही होगी। तो मेरा मानना है कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए थी, जिस तरह से परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए थी, सड़कें बेहतरीन होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य सेवाएं आज भी बदहाल हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं और वहाँ पर कोई कैंप नहीं लगाए गए हैं, तमाम खामियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि अभी चारधाम यात्रा प्रारंभ हुई है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जो जिस तरह का इंतजामात होने चाहिए थे, वह पर्याप्त नहीं। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये कि आखिर पुष्कर सिंह धामी के सामने कांग्रेस अपना उम्मीदवार किसे बनाएगी। ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी को चंपावत सीट से हराना किसी भी कांग्रेस उम्मीदवार के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां जरूर शुरू कर दी हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस चंपावत उपचुनाव को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के भीतर कांग्रेस अपने उम्मीदवार का ऐलान कर देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उपचुनाव को मजबूती से लड़ेगी। हरदा ने कहा कि बीजेपी उपचुनाव से घबराई हुई है। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गर्व से बनी है। उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पर सवाल खड़े भी किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल यात्रा का अनुभव बेहद खराब था। चारधाम मार्ग पर पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, शौचालय की समस्या भी थी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सरकार इस बार बेहतर व्यवस्था करेगी। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित करने को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से गलत संदेश जा रहा है। तो एक और चारधाम यात्रा को लेकर सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। लेकिन चेहरा कौन होगा उपचुनाव में कांग्रेस का, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिर वो कौन सा नेता होगा जिसे कांग्रेस पार्टी पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चंपावत सीट पर खड़ा करेगी। नजरें इस बात पर लगातार बनी हुई हैं और इस बात पर नजरें इसलिए भी बनी हुई हैं क्योंकि ये कांग्रेस का आगे के रोड मैप को दिखाने की भी एक तरह से कोशिश होगी कि जो पार्टी के सबसे बड़े नेता इस वक्त उत्तराखंड में हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके खिलाफ कांग्रेस के पास क्या कोई मजबूत चेहरा उत्तराखंड में है। इस बात का संकेत भी कहीं ना कहीं उपचुनावों से जरूर मिल जाएगा। लेकिन दूसरी ओर चारधाम यात्रा को लेकर के जो सियासत शुरू हुई है उसका उपचुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। मेरी समझ है 1-2 दिन में कर देंगे और 1-2 दिन में कर देंगे। अध्यक्ष जी दौरे पे गए थे, अब हमको तो आइडिया नहीं था कि कब वो डेट दे रहे हैं। अब डेट आई है तो मैं समझता हूँ कोई विलम्ब नहीं। पहला उपचुनाव है, कितना मजबूती से लड़ रहे हैं? बहुत मजबूती से लड़ेंगे। हमारे पिछली बार भी बहुत अच्छी टक्कर हेमेश खरवाल जी ने दी
ये ज़रूर है। अब एक चुनाव के बाद लगातार दूसरा चुनाव आ गया कुछ ही दिन में, तो वो दिक्कत है। मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष जी तो जहां एक और चारधाम यात्रा को लेकर सियासी खिचड़ी पकती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी ओर श्रद्धालुओं में खूब हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। जय बाबा केदार, जय बाबा बद्री के नारों की गूंज के साथ में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर निकल पड़े हैं। इस मौके पर 30 वाहनों में 1200 श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश से रवाना किया गया। इस दौरान ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण, ढोल बाजों से पंडाल गूंज उठा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड आगमन पर सभी चारधाम यात्रियों का स्वागत करते हुए उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने की भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि 2 साल प्रभावित चारधाम यात्रा इस साल 2022 में अच्छी होने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसकी रोजाना मॉनिटरिंग की जा रही है। बताया कि सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चारधाम यात्रा पर लगे सभी वाहनों की फिटनेस पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि बिना फिटनेस वाली गाड़ी के संज्ञान में आने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अग्रवाल ने सभी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन किए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन किया जाए। सरकार के पास सभी यात्रियों का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। अग्रवाल जी ने कहा कि चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु आए हैं वो हमारे मेहमान हैं और हमारी संस्कृति अतिथि देवो भवः की है। अतिथियों का सत्कार हमारा फर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यात्रियों के साथ किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो, इसका ख्याल पूरी तरह से किया गया है। सोशल मीडिया के जरिए भी यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ से शुभारंभ मेरे और माननीय कैबिनेट मंत्री हमारे चंदन रामदास जी द्वारा यहाँ पे किया गया है। मैं सभी यात्रियों को बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, उनके प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। ये यात्रा बहुत निष्कंटक हो, हमारे यात्रियों का जो भाव ये लोग लेके आए, इनके लिए भगवान इन पर कृपा बना के रखें। और निश्चित रूप से यातायात रोटेशन के जो हमारे लोग हैं जिन्होंने एक सुंदर व्यवस्था की है जो पिछले 50 वर्षों चल रही है, उनको भी मैं साधुवाद दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से 2 साल बाद जो यात्रा प्रारंभ हो रही है, जो कोरोना के कारण बाधित थी, इस बार बहुत अच्छी होने वाली है। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है, साफ सफाई को लेके, शौचालय को लेके, ठहराव को लेके, चिकित्सा के लिए तमाम क्षेत्रों में जो भी हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की है। तब भी यात्री जो हमारे यहाँ पे आए उनके साथ हमारा बहुत भ्रातृत्व वाला व्यवहार हो। जैसे हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव, ये हमारे भगवान है, इनका हम उसी प्रकार से स्वागत भी कर रहे हैं, अभिनंदन भी। उधर काशीपुर में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से ये अभियान चलाया है उसके बाद प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि प्रशासन ने कार्रवाई करने से पहले नोटिस नहीं दिया था। तो अतिक्रमण पर काशीपुर में पुलिस और प्रशासन ने आखिर अपना चाबुक फेर ही दिया है। भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन ने शहर के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें प्रशासन में बिना नोटिस के ही अतिक्रमण हटाने की बात सामने आई है। वहीं पुलिस ने अतिक्रमण हटाने के दौरान गरीब ठेला चालकों का सारा सामान सड़कों पर फेंक दिया, जिससे व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा पहले किसी भी तरह का नोटिस अतिक्रमण हटाने को लेकर नहीं दिया गया। वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप लग रहे हैं कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों ने जमकर गुंडागर्दी की और दुकानदारों और ठेला चालकों का सामान फेंकना शुरू कर दिया, जबकि व्यापारी गुहार लगाते रहे, लेकिन मित्र पुलिस के जवानों ने एक भी ना सुनी और गरीब दुकानदारों की मेहनत की कमाई को सड़कों पर फेंक दिया। भले ही पूरे मामले में व्यापार मंडल ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से वार्ता कर विरोध जताया और दुकानदारों को नोटिस देकर हटाने की बात कही। वहीं फिलहाल पुलिस का कहना है कि चेतावनी दी गई थी, बावजूद इसके अतिक्रमण हो रहा था। भले ही प्रशासन ने ठेले और फड़ को हटाने का ड्रामा दिखाकर अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम छेड़ी हो, लेकिन वास्तव में जो सालों से निगम द्वारा अतिक्रमण कराया जा रहा है उसको लेकर कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रहा है। इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। अब सवाल कार्यशैली को लेकर के जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन अवैध अतिक्रमण की खबरें जो लगातार सामने आ रही थी उस पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार और प्रशासन सख्ती दिखाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। नोटिस के हमारे ठेले तोड़े गए हैं, हमारा बहुत नुकसान करा गया है, कोई नोटिस नहीं दिया गया है प्रशासन द्वारा। अब हम लोग रोजगार कहाँ करेंगे, कहाँ से अपने बच्चे पाल लेंगे, क्या करेंगे?
बताइए, प्रशासन इस चीज़ का हमें जवाब दे या हमारे ठेले लगवाए वहाँ पे। ये सर जो ये हमें रात को इन्होंने 3 बजे तोड़फोड़ करी है और हम लोगों को सुबह 6 बजे पता लगा है। हमारे ठेले सारा सामान रोड पे बिखरा पड़ा था। मेरा मिनिमम 10,000 का नुकसान हुआ है। नुकसान हुए हैं, जो चोरी छुपका ये जो काम करा गया है, तोड़ फोड़ करी गई है, ये इसका हर्जाना कौन भरेगा और हमें ये जगह कहाँ देंगे और कहाँ नहीं देंगे, ये इसका होना क्या चाहिए। इसका कोई संविधान है, हमारा गरीबों का कोई सुनने वाला है या नहीं है। हम चाहते हैं नगर निगम हमारे साथ रहे, हमारे साथ आवाज़ उठाए, हमारे साथ हम काम करें, हम गरीबों की समस्याओं को सुने। वो पर्ची काट के निकल जाता है नगर पालिका का कर्मचारी और वो 25 रुपये ले लेता है। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। पुलिस आन के हमें परेशान करती है। अतिक्रमण बढ़ रहा है और लगातार रेडी फल ठेली वाले जो मेन रोड है उस पर भी आ जा रहे हैं और उससे एक जाम की स्थिति बन जा रही है, जो यातायात बाधित हो रहा है। इससे पूर्व में भी नगर निगम और प्रशासन पुलिस के बीच एक बैठक भी हुई थी नगर निगम हॉल में और अतिक्रमण के बारे में उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए थे कि रेडी ठेली फल ये हटाए जाएंगे और इसमें वेंडिंग जोन की भी बात हुई थी, लेकिन अभी नगर निगम वेंडिंग जोन चिन्हित कर नहीं पाया है, उसमें वो कार्रवाई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अभी जो है बहुत ज़्यादा ही अतिक्रमण हो गया था, तो इन लोगों को थोड़ा हटाया गया है मेन रोड से और बाकी ये अपने मूवमेंट पे अगर कोई ठेली रहती तो वो ठीक है, लेकिन मेन रोड पे स्टेबल नहीं रहेंगे एक ही जगह में और इस तरह से अगर एक आता है तो उसमें कई ठेलियाँ एक साथ आ जाती हैं, जिससे पूरी सड़क ही चौक हो जाती है। काशीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। काशीपुर पुलिस ने महिला के साथ हुई लूट की वारदात को सुलझा लिया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि 2 मई को एक महिला बैंक से 11,000 रुपए निकालकर अपने पोते के एडमिशन के लिए बाजपुर रोड निर्माणाधीन पुल के नीचे से प्लास्टिक के पन्नी में पैसे लेकर घर की ओर जा रही थी। तभी पीछे से आ रहे 2 बाइक सवार लुटेरों ने उससे पैसे छीन लिए और मौके से फरार हो गए। घटना की तहरीर महिला ने पुलिस को दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना की जांच शुरू की और सीसीटीवी कैमरों की मदद से लूट की इस घटना का खुलासा कर दिया है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से मोटरसाइकिल का नंबर ट्रेस किया गया और फिर उसी की मदद से एएसपी काशीपुर ने कोतवाली परिसर में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि लुटेरे काशीपुर के ही निकले, जिसमें मनीष उर्फ मनु और महेश कुमार जो विकास थाना काशीपुर के रहने वाले थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लूटी गई रकम में से करीब 9,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। दोनों को कोर्ट के सामने भी पेश कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों का इतिहास खंगालने में जुट गई है। परसों 2 मई को 11:30 बजे के लगभग एक वृद्ध महिला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से कुछ पैसा निकाल के ला रही थी और जब वो बाहर निकली तो उसके बाद प्रिया मॉल के पास ही उनसे 2 बाइक सवारों ने वो पैसे छीन लिए और भाग गए। तो पुलिस को सूचना मिली तो फिर उस पर चेकिंग करवाई गई। तो उस समय तो एकदम से पुलिस नहीं पकड़ पाई, वो भाग गए थे। लेकिन फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज और बाकी जो पुलिस के जो सुराग रसी पता रसी होती है उसमें उनका जो है बाइक का नंबर भी आ गया था सीसीटीवी फुटेज में। तो एक आवास विकास का एक लड़का है रहने वाला महेश, और जो मनीष उर्फ मन्नू है वो खड़गपुर देवीपुरा के रहने वाला है और इनकी बाइक भी बरामद हो गई है और जो उत्तराखंड के नंबर की है, लोकल के ही हैं और उनसे पैसे भी बरामद हो गए 9,100 रुपये और उनको जो है गिरफ्तार कर अब जो है न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहीं उधम सिंह नगर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क हादसे में मौत का मामला यहां सामने आया है। घटना जसपुर की है। तो उधम सिंह नगर के जसपुर में फिर एक बार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर रफ्तार का कहर कब तक देखने को मिलेगा। जो सरकार है वो तमाम कोशिशें करती है, तमाम अभियान चलाए जाते हैं, ये दावे भी किए जाते हैं कि सरकार के द्वारा तमाम कदम इस तरह के एक्सीडेंट रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान चलाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो वो कई सवाल अपने पीछे छोड़ जाती हैं। तो मामला जसपुर का ये है, जहां कोतवाली क्षेत्र के ठाकुरद्वारा चुंगी पर देर रात बाइक सवार युवक की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ठाकुरद्वारा निवासी अरुण जसपुर में अपनी रिश्तेदारी में रह रहा था। युवक ठाकुरद्वारा शादी समारोह से वापस जसपुर लौट रहा था, जहां
ठाकुर द्वारा चुंगी पर अज्ञात वाहन से उसकी टक्कर हो गई, जिसमें युवक की मौत हो गई। मौत की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कोतवाल जसपुर धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, जिसमें युवक की मौत हो गई। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है, ऐसे न जाने रोजाना कितने मामले देश भर से सामने आते हैं। सड़क हादसों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो प्रशासन है वो इस दिशा में कदम नहीं उठाता है। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाता है। लोग नियमों की अनदेखी ना करें, इसके लिए बाकायदा चालान काटा जाता है। ओवर स्पीडिंग के लिए चालान काटा जाता है। हेलमेट आपने नहीं पहना है, उसके लिए चालान काटा जाता है। लोग जागरूक हो सकें, इसके लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन तक किया जाता है। लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाती है। लेकिन सड़क हादसे के जो मामले सामने आ रहे हैं, उन पर फिलहाल अंकुश लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा और कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं ताकि सड़क हादसे के जो मामले सामने आ रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। रात में सूचना मिली थी कि ठाकुरद्वार चुंगी के पास एक अज्ञात वाहन ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर गिरा दिया है। तो हम वहाँ मौके पर पहुँचे तो जो बाइक सवार था उसकी मृत्यु हो गई है। ये अरुण कुमार नाम उसका प्रकाश में आया है, जो ठाकुरद्वारा उस्मान नगर का रहने वाला है। तो उसका पंचनामा करके शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जिस वाहन ने टक्कर मारी इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। पता लगाकर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर पौड़ी से है, जहां व्यापारियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो पौड़ी जिले के श्रीनगर स्थित मुख्य बाजार में बुधवार देर रात को व्यापारियों में किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। कुछ ही देर में यह कहासुनी मारपीट में बदल गई और व्यापारियों के दो गुट आपस में जमकर भिड़ गए। व्यापारियों के बीच हुई मारपीट की ये पूरी घटना श्रीनगर के गोला बाजार की है। इस मामले में अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से श्रीनगर कोतवाली में कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है। व्यापारियों की आपसी मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से व्यापारी एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे हैं, जमकर लात घूंसे चल रहे हैं और एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। विवाद किस बात पर शुरू हुआ ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक किसी बात को लेकर के पहले कहासुनी हुई, जिसने धीरे धीरे उग्र रूप धारण कर लिया था और देखते ही देखते व्यापारियों के बीच जो कहासुनी शुरू हुई थी वो मारपीट में बदल गई और मौके पर मौजूद किसी शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसके बाद अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में, इस वीडियो में आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि किस तरह से एक व्यापारी नीचे गिरा हुआ नजर आ रहा है, जिस पर जमकर लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं। सवाल ये कि क्या इन लोगों में कानून व्यवस्था का बिल्कुल भी डर नहीं है। सवाल ये कि अगर किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था तो क्या मारपीट ही उस विवाद को सुलझाने का एकमात्र तरीका था, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सवाल कई सारे हैं और इस तरह की घटनाएं अब आम सी हो गई हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। उम्मीद यही करेंगे कि जो भी इस पूरे मामले में आरोपी है, जो भी इस मामले में आरोपी बनाए जाएंगे, उनके खिलाफ पूरे मामले की जांच की जाएगी। उसके बाद जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में मौसम का बदला बदला मिजाज देखने को मिल रहा है और आपको बता दें कि कई जगहों पर ओलावृष्टि की खबरें भी सामने आई हैं। ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि कैसे देवभूमि में बादल जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर डोईवाला की है, जहां आप देख सकते हैं कि पहले तो गर्मी लोगों को सता रही थी, लेकिन जब अचानक से मौसम ने करवट बदली तो झमाझम बरसात हुई और उसके बाद जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिली है और तापमान में गिरावट के साथ ही मौसम भी सुहाना हो गया है। लोगों को चिलचिलाती धूप से यहां पर निजात मिली है। तो उत्तराखंड में मौसम का बदला बदला मिजाज देखने को मिला है। डोईवाला में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई,
मौसम विभाग ने पहले ही इसका अनुमान जताया था। डोईवाला समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है। बारिश के चलते आम लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जंगल में लग रही आग से भी लोगों को निजात मिली है। और इस मौसम में जिस तरह से जंगल धू धू कर जल रहे थे उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है उसके बाद लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि कल तक गर्मी सता रही थी और अब पहाड़ी इलाकों में तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग रात को रजाई लेने को मजबूर हैं। वहीं उधम सिंह नगर में भी बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि गर्मी परेशान कर रही थी। और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों की बात करें, दरअसल जब बात उत्तराखंड का जिक्र कहीं पर आता है तो बात लोगों के मन में क्या आता है? सबसे पहले पहाड़ी इलाके आते हैं, पर्वतीय इलाके आते हैं और लोग ये सोचते हैं कि हर जगह अगर आप उत्तराखंड में घूमेंगे तो फिर आपको पहाड़ मिलेंगे। लेकिन जो मैदानी इलाके होते हैं, आपको बता दें कि गर्मियों के मौसम में यहां पर भी जमकर गर्मी होती है, जिसके बाद मैदानी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उन्हें बड़ी राहत यहां पर मिली है। उधम सिंह नगर की बात करें तो उधम सिंह नगर में एक बार फिर से जो मौसम बदला है उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। मैदानी इलाकों में मानसून की पहली बारिश हुई है। चिलचिलाती धूप गर्मी से बारिश में राहत दिलाई है। तेज हवाओं के साथ अचानक ही बारिश का पानी बरस पड़ा, जिसके बाद झमाझम बरसात के साथ ओले भी गिरने लगे। तेज बारिश के कारण सड़कों की जो आवाजाही होती है उस पर भी विराम लगा हुआ नजर आया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मौसम सुहाना हो गया है। तो जिस तरह से बारिश हुई है उसके बाद जो गर्मी पड़ रही थी उससे लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात, उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी है वो अब बुझती हुई नजर आ रही है। आपको याद होगा पिछले साल किस तरह से हालात बिगड़े थे। आलम यह था कि जो सेना के हेलीकॉप्टर हैं उनकी मदद उस आग को बुझाने के लिए लेनी पड़ी थी। आपको बता दें कि जब उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती है तो लाखों की जो वन संपदा है उसको नुकसान पहुंचता है। आपको याद होगा कि हमने इससे पहले आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि आखिर उत्तराखंड के जंगलों में आग कैसे लगती है। जो वन विभाग होता है उसके सामने दिक्कतें बढ़ जाती हैं, मुसीबतों का अंबार लग जाता है, क्योंकि जो वनाग्नि होती है उस पर काबू पाना जरा भी आसान नहीं रहता है। अगर आपने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को देखा होगा तो आप जानते होंगे कि किस तरह से गर्मी के मौसम में लगातार जो चीड़ के पत्तियां होती हैं वो नीचे गिरी हुई रहती हैं और वो तेजी से आग को पकड़ती हैं। और जब गर्मियों का मौसम रहता है तो जो ये पत्तियां होती हैं वो तेजी से आग को पकड़ती हैं और फिर देखते ही देखते जो आग है वो पूरे जंगल में फैल जाती है। लिहाजा जो वन विभाग होता है उसे आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि पिछले साल हेलीकॉप्टर्स की मदद लेनी पड़ी थी, लेकिन इस बार भी प्रशासन के सामने चुनौतियां बड़ी थी, क्योंकि जो वनाग्नि की घटनाएं थी वो लगातार उनमें इजाफा देखने को मिल रहा था। लेकिन अब जैसे ही बरसात हुई है उसके बाद जो वनाग्नि की घटनाएं थी वो कम होती हुई नजर आ रही हैं और अब जो जंगलों की आग है वो बुझती हुई भी नजर आ रही है। सवाल ये कि आखिर क्या हर साल बरसात ही एकमात्र विकल्प रह जाएगा जंगलों की आग को बुझाने के लिए? क्या पहले से इंतजामात नहीं किए जाएंगे? अब ऐसा भी नहीं है कि पहले से इंतजामात नहीं किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर रह जाती है। लोगों को जागरूक जो करना होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, क्योंकि जो 90% से ज्यादा मामले होते हैं उनमें यही पाया जाता है कि जो गांव के लोग हैं उनका ही हाथ इस आग को लगाने के पीछे रहता है। फिलहाल के लिए हमारी देवभूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।